सभी को जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं अपन। मंगलाचरण करते हैं। मल्ली मुड़िंदे पुत्तिगम धीमहि मौलितिगम समण संगणायगम नमो मुड़िंदे विद्यगुम सूर्य समय कांतिगम रायणिंद समुक्थम महावीर नंदनम नमो मुड़िंदे विद्यगुम अपुब्बशीलि सर्णिहं निगन्त पंथिणायगम अतुल्यनाण सर्णिहं नमो मुड़िंदे विद्यगुम गम्य मोह मारिगम कसाय शल्य मोचिनम दिव्य पुंजाराहणम नमो मुड़िंदे विद्यगुम नमो मुड़िंदे विद्यगुरुम। बोले आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। आज हम सभी लोग पुनः इस शारदा लिपि की द्वितीय कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछले दिवस की कक्षा में हम सभी ने इस शारदा लिपि का जो इतिहास है, वह लिपि कब से प्रचलित हुई, उसका नामकरण क्यों किस प्रकार से किया गया और उसमें कौन कौन से स्वर व्यंजनों को किस तरीके से बनाया जाता है, इसका अपन ने अध्ययन पिछली कक्षा में अच्छे से किया था। आज उसके आगे बढ़ते हैं। हमने स्वर और व्यंजन बनाना तो सीख लिए, लेकिन भाषा अकेले स्वर व्यंजन से ही सीखने से ही पूर्ण नहीं हो पाती। इस कारण से उन अक्षरों पर, उन वर्णों पर जो मात्राएं लगाई जाती हैं, वह भी आज अपन देखेंगे। क्योंकि जो स्वर होते हैं, उन्हीं को, उनके साथ में जब व्यंजनों को लिखा जाता है तो वह व्यंजनों पर स्वर ही मात्रा बन जाते हैं। क्योंकि वर्ण किसे कहते हैं, तो जो स्वर और व्यंजन के साथ में है उसको वर्ण कहते हैं। अर्थात जैसे व्यंजन अकेले लिखे जाए यदि क ख ग घ, तो ये व्यंजन तो है परंतु पूर्ण वर्ण नहीं है जब तक इनके साथ कोई ना कोई स्वर ना जुड़े, यानी वो हलंत वाले अक्षर लिखे जाते हैं व्यंजन के रूप में। तो आज हम सभी उन व्यंजनों पर मात्राओं को लगाना भी सीखेंगे। जिस प्रकार से हम नागरी लिपि में भी कक्का किक्की आदि जो 12 खड़ी पढ़ते हैं उसमें व्यंजनों पर मात्राओं को लगाना सीखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ शारदा लिपि के अक्षरों पर हम आज मात्रा लगाने का प्रयास करेंगे। हमने स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार के अक्षरों को बनाना सीखा था। उसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी हैं। वह कौन कौन सी बातें हैं वो हम एक बार समझ लें, जिनको इसके लिए ध्यान रखना है। मतलब शारदा लिपि लिखते समय हमें वो आवश्यक रूप से याद रखना है। पहले हमने माँ, माँ में हमने क्या किया था, ये सिरोरेखा सहित जब लिखा जाता है तो अपन देखते देवनागरी में माँ इस तरीके से लिखा जाता है, जिसमें सिरोरेखा लगाई जाती है। लेकिन जब शारदा लिपि में लिखते हैं तो इसमें ऊपर सिरोरेखा पूरी नहीं आती है, क्योंकि जो हस्तलिखित पांडुलिपियां होती हैं उनमें उनको पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके का वहां शब्द लिखा हुआ है, सिरोरेखा सहित है अथवा सिरोरेखा कुछ आधे अक्षर पर है, एक लाइन पे है, दोनों या दोनों लाइनों पर है, ये सब कुछ ध्यान रखना होता है। तो जो माँ था वह उसका अपन ने जो उसमें शारदा लिपि में बनाया था वो कुछ इस तरीके से बनाया था। इस तरीके से हमने माँ बनाया था, अर्थात ये हमारे देवनागरी के भा जैसा प्रतीत हो रहा है। अर्थात यदि हम कभी पांडुलिपियां पढ़ रहे हैं तो इन पांडुलिपियों को पढ़ते समय कभी कभी भ्रम हो सकता है कि ये भा हो, लेकिन ये शारदा लिपि का माँ है, जिसमें शिरोरेखा देखेंगे आप। देवनागरी में शिरोरेखा पूरे वर्ण पर रहती है, शारदा लिपि में इस माँ वर्ण में जो बनाया गया है तो उसके एक लाइन पर शिरोरेखा है और दोनों जो घुंडियां बनी हुई हैं वो डार्क हैं, भरी हुई हैं, और नीचे की घुंडी जो है वो गोला आकार में है। क्योंकि अभी 2-3 अक्षर और ऐसे आएंगे जिसमें भी घुंडी बनेंगी, तो किसी में गोल है, किसी में त्रिभुज के आकार की बनेंगी। तो यहाँ पर माँ में गोल आकार की
नीचे की घुंडी रहेगी, ऊपर की भी गोलाकार ही रहेगी और वो दोनों डार्क रहेंगी। ये ध्यान रखने योग्य बात है। दूसरा एक अक्षर लिखा अपन है तालव्य श। इसकी जब अपन देवनागरी में लिखते हैं तालव्य श तो पूरे अक्षर पर शुरू रेखा होती है, लेकिन इसमें जब लिखा अपन ने शारदा में, तो इस शारदा में माँ के ऊपर पूरे मतलब तालव्य शाह जो लिखा गया तो माँ जैसा लगता है। हम जब कभी हस्तलिखित ग्रंथों को देखेंगे, पांडुलिपियों को देखेंगे तो वहाँ माँ समझ सकते हैं। तो इस भ्रम को दूर करने का यही तरीका है कि पहली चीज तो माँ की घुंडी डार्क है, गोलाकार है, डार्क है और पूरे उस वर्ण पर शिरोरेखा होगी। दूसरी चीज कुछ चीजें शब्द के हिसाब से भी लगाई जाती है। वो शब्द कौन सा बन रहा है, आगे पीछे के शब्दों को देख करके हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर माँ नहीं ये शाह ही है, अर्थात वो आगे पीछे के शब्दों को देख करके पढ़ा जाता है। तो ये भ्रम जैसा पैदा कर देता है कि कहीं माँ तो नहीं है, लेकिन माँ यदि लिखोगे तो वो देवनागरी लिपि का माँ कहलाएगा, जबकि हम शारदा लिपि की टेक्स्ट देख रहे हैं तो उस समय ये शाह है। अगला अक्षर था मूर्धन्य शा। मूर्धन्य शा को इस शारदा लिपि में है, इस तरीके से शिरोरेखा लगाई जाती है। मात्र एक डंडे, पूरे शा पर नहीं होगी शिरोरेखा, मात्र आगे वाली जो डंडी है उस पर ही शिरोरेखा लगाई जाती है और प्रारंभ का ये गोल घुंडी उसमें बनी होती है। अर्थात इसको देख करके मतलब ऐसा ना समझे कि इस पर शिरोरेखा नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट जो अपन पांडुलिपियों में देखते हैं बहुत घने शब्द होते हैं, एक एक अक्षर तो लिखा नहीं है, बहुत बड़े आकार में भी नहीं लिखे, बहुत छोटे छोटे अक्षर होते हैं और सब मिले हुए रहते हैं। तो शब्द को पहचान करके भी अपन उसको अंदाज लगा सकते हैं, अथवा इसका शा का ये भ्रम ना हो, मतलब इसमें शिरोरेखा होती है लेकिन बिल्कुल अंत में छोटी सी शिरोरेखा इस पर लिखी जाती है। इसी तरह से जो दंत सा है, इसको भी भा जैसे ही लिखा जाता है। लेकिन इसमें नीचे की घुंडी जो है वो त्रिभुजाकार, गोल ना होकर के त्रिभुजाकार होती है और उसमें भी अंत में डंडे पर ही शिरोरेखा होगी। पूरे भा पर शिरोरेखा मतलब जो सकार बनाया है अपन ने, दंत सा बनाया है, उसमें पूरे अक्षर पर शिरोरेखा नहीं होती है। ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसके अलावा एक शब्द था, अक्षर था। देवनागरी का था इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन हमने इसमें लिखा था जो मूर्धन्य शा की तरह लग रहा था, परंतु बीच का जो डंडा है, बीच में जो इसमें कट लगाया गया है वो मूर्धन्य शा की तरह तिरछा ना होकर के आधा भाग काटते हुए उसमें बनाना है, मतलब बीच में आधा डंडा बनाना है और आधे में उसमें लगाना है। तो इस तरीके से जब लिखा जाएगा तो ये था कहलाएगा, और यदि आप ऊपर से तिरछा बनाते हैं बीच वाली लाइन को तो वो फिर मूर्धन्य शा हो जाएगा। एक अक्षर है बा और वा, देवनागरी लिपि का बा और बा, इन दोनों में अपन को क्या याद रखना है? हाँ और सा दोनों एक जैसे तो हो गया। हाँ, षटकोण का इसको सा देव और धा दोनों एक जैसे हाँ, हो गए। बा में हम करते थे इस तरीके से, और जिसमें बाकी नीचे डंडी नहीं निकलती थी, और जबकि वा जो बनाते हैं हम नीचे तक डंडी निकलती है और बा में डंडी वहीं समाप्त हो जाती है, मतलब इस तरीके से उसको बनाया जाता है। तो दोनों के में बहुत थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि छोटे छोटे शब्द जब लिखे जाते हैं तो हो सकता है नीचे की डंडी ना देखे और उसको वा समझ लें अपन, वा को बा समझ लें, ऐसी गलती हो सकती है। ये भ्रम पैदा करते हैं इन अक्षरों को, इसीलिए मैंने अलग से
आपको दर्शा दिए हैं। एक और अक्षर है घ। घ जिसको हम शारदा में लिखते हैं, ये धा जैसा प्रतीत होता है। नागरी लिपि का, देवनागरी लिपि का ये धा जैसा प्रतीत होता है, जबकि ये शारदा में घ है। इसी तरह से हम लिखते हैं छ। जो छ लिखते हैं, इसको भी शारदा लिपि में इस तरीके से लिखा जाता है। और ये कभी कभी भ्रम हो जाता है, जो मराठी में ण बोला जाता है, जो व्यंजन देवनागरी में तो नहीं, मराठी भाषा में है, हिंदी भाषा में नहीं है, मराठी भाषा में है, तो उसके जैसा दिखता है। तो ये भी यहाँ पर छ शारदा में ये लिखा हुआ है। इसी तरह से उ और ता एक जैसे प्रतीत होते हैं। उ और ता दोनों का आकार कुछ एक जैसा दिखाई देता है। तो इसमें थोड़ी-सी भिन्नता है, जो आप शब्दों को समझ सकते हैं। शब्द पूरे जब मिलते हैं, तो आगे-पीछे के शब्दों को अनुमान लगा कर के अपन समझ सकते हैं। और एक चीज़ और गाँव आज में सभी जैसा अपने विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगी कि कक्षा में मैं यहाँ जो भी समझाया जा रहा है, मैं पूर्ण कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। फिर भी आप लोगों की कुछ जिज्ञासाएँ, शंकाएँ हो सकती हैं, तो जिज्ञासा और शंका करने के लिए अंतिम के 10 मिनट आपके लिए दिए जाएँगे। प्रारंभ में कक्षा में कोई भी ना बोले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस कक्षा की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जो आगे आपके लिए ही उपयोगी बनने वाली है, और अन्य दूसरे लोग भी उसको देख कर के अध्ययन कर सकते हैं। इस अपेक्षा से उस रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज़ ना आए, इसलिए मैं ये निवेदन कर रही हूँ कि आप 50 मिनट की कक्षा तक शांति से एकदम पढ़ते रहिए। कोई भी शब्द आपका छूट भी जाता है, तो दोबारा से अंत समय में पूछ सकते हैं, अथवा इस वीडियो की क्लास की रिकॉर्डिंग देख करके आप उसको समझ सकते हैं। तो ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, और मुझे आशा है आप लोग उसको स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। आज हम सारे स्वरों व्यंजनों पर व्यंजनों पर मात्राओं को लगाना सीखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, 12 कड़ी हम बचपन में पढ़ते थे, जिनमें 12 स्वरों की मात्राएं बनाई जाती थी। तो सबसे पहले अलग से उन स्वरों की मात्राएं देख लें, उसके बाद व्यंजनों के साथ कैसे जोड़ी जाती हैं, वो समझने का प्रयास करेंगे। तो छोटा आ जो होता है, ह्रस्व आ, उसकी तो कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन यदि पूरा लिखा जाता है तो वह ह्रस्व आ की मात्रा उसमें जुड़ जाती है। यदि हलंत के साथ में है तो ह्रस्व आ स्वर उसमें अलग हो जाता है। तो इसलिए उसकी कोई मात्रा व्यंजन के साथ नहीं जुड़ती है। लेकिन दीर्घ आ जो नागरी लिपि में किस तरीके से उसकी मात्रा बनती है, यहाँ शारदा में वो देखते हैं। यानी किसी भी व्यंजन में इस तरीके से व्यंजन में जोड़ेंगे और इसको डार्क कर देंगे, तो ये दीर्घ आ की मात्रा बन जाती है किसी भी व्यंजन में। अभी अपन व्यंजनों को भी उदाहरण सहित देखेंगे आगे चल के। पहले सारी मात्राएं समझ लें, फिर व्यंजनों के साथ लगाएंगे। उसके बाद छोटी ई, ह्रस्व ई। ह्रस्व ई की मात्रा बनती है जैसे हम नागरी में बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। दीर्घ ई की मात्रा भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम नागरी में बनाते हैं। ये 3 मात्राएं कंप्लीट हुई। के आगे अगला ह्रस्व उ। ह्रस्व उ के लिए जो भी व्यंजन है, उसमें नीचे छोटा सा इस तरीके से जोड़ देते हैं। ह्रस्व उ को 3 प्रकार से मात्राएं मिलती हैं लगी हुई। यानी एक ही प्रकार से नहीं, अपन 3 तरीके से लगा सकते हैं। उसके अनेक विकल्प कहना चाहिए। जैसे क व्यंजन में यदि उ की मात्रा लिखी है तो कु होता है, तो कु को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। तो पहला तरीका तो मात्रा लगाने का ह्रस्व उ का ये है। दूसरा है जैसे हम नागरी में लगाते हैं, ये मात्रा। और तीसरी है
इसको बिल्कुल सकरा कर दें। ऊपर थोड़ा-सा त्रिभुजाकार, त्रिभुज थोड़ा बड़ा है, चौकोर जैसा त्रिभुज जैसा अलग दिख रहा है और नीचे और सकरा लंबाई में हल्का-सा, क्योंकि व्यंजनों में ऊ की मात्रा बहुत छोटे से लगती है, तो ये जो ऊपर की डंडी है इसको भी बिल्कुल छोटा-सा करके इस तरीके से भी लगाई जाती है। तो 3 प्रकार से ऊ की मात्रा लगती है, मतलब पांडुलिपियों में, हस्तलिखित ग्रंथों में, शिलालेखों में, ताम्रपत्रों में, प्रशस्तियों में ये प्राप्त हुई है, उस प्रकार से ही यहाँ दर्शाया जा रहा है। अगला है दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ की मात्रा भी 2 प्रकार से है। मतलब बड़े ऊ की छोटे ऊ की मात्रा जैसी लगाई है उसमें 2 लगा दी मात्रा, 2 छोटे ऊ की एक के नीचे एक, तो इस तरीके से जोड़ना भी दीर्घ ऊ की मात्रा लगाई जाती है। और एक तरीका है खड़ी लाइन खींच के ऐसा तिरछा, इस तरीके से भी दीर्घ ऊ की मात्रा लगाई जाती है। अगला स्वर है री, छोटी वाली ह्रस्व री। तो इसकी मात्रा लगाने के लिए जो भी व्यंजन है उसको इस तरीके से लगा दिया, जैसे इंग्लिश में जे बनाते हैं उसी आकार में इसको लगा दिया। और जब दीर्घ री लिखी जाती है, जैसे हम नागरी में नीचे डबल लगा रहे हैं वैसे ही यहाँ भी शारदा में भी डबल कर देंगे। अगला स्वर है ए। एक ही मात्रा जो भी व्यंजन है उसकी सिरों रेखा के ऊपर एक छोटी लाइन खींच करके लगाई जाती है, सिरों रेखा के ऊपर। अगला स्वर है आई। आई की मात्रा जिस तरह से एक ही लगाई है उसी तरह से लगेगी, लेकिन वहां पर 2 रेखा, एक सिरों रेखा रहेगी, उसके ऊपर 2 रेखाएं खींच करके आई की मात्रा ऊपर लगाई। अगले स्वर है ओ और औ। ओ की मात्रा लगाने के लिए व्यंजन के ऊपर इस तरीके से बनाने से ओ की मात्रा लगाई जाती है, और औ की मात्रा बनाने के लिए इस तरीके से लगाई जाती है। अगला स्वर है अम। यहाँ शारदा लिपि में अनुस्वार के स्थान पर मात्र एक बिंदु, जो भी व्यंजन है उसमें यदि अनुस्वार लगाना है तो उस व्यंजन के ऊपर जैसे हम देवनागरी में व्यंजन के ऊपर बिंदी लगाते हैं ऐसे ही एक बिंदु, और विसर्ग में 2 बिंदु। इस तरीके से ही इस पूरे 12 स्वरों की मात्रा लगाई जाती है। अब हम सारे व्यंजनों में लगा के देखेंगे कि किस तरह से मात्राओं का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क व्यंजन को ही लेते हैं। ह्रस्व का तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, उसकी कोई मात्रा नहीं है। अति दीर्घ का के लिए लिखते हैं। का लिख दिया ह्रस्व। अब इसमें दीर्घ आ की मात्रा, तो अंत में थोड़ी सी घुंडी बनाते हुए ये जो
ये घुंडी जो अपन ने बनाई है त्रिभुजाकार भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है क्योंकि अक्षर बहुत छोटे रहते हैं तो उतना समझ नहीं आता, और इस तरह से अंडाकार भी हो सकती है। अगली मात्रा लगानी छोटी ई की, ह्रस्व ई की, इसी क व्यंजन में ही लगाएंगे हम। की। क्योंकि दोनों ई की मात्रा हमारे देवनागरी के समान ही लगाई जाती है। ह्रस्व उ की मात्रा देवनागरी में इस तरीके से लगाते हैं, और हम इसमें लगाएंगे शारदा लिपि में। पहला तरीका, दूसरा तरीका, क्योंकि ऊ की मात्रा मैंने आपको बताई थी 3 प्रकार से लगाएंगे। कहीं कहीं पर ऊ की मात्रा में जो पहला ये अपन ने तरीके से बनाया है उसमें बिल्कुल बीच वाली लाइन से इस तरीके का बना दिया है, और कहीं कहीं ये घुंडी सहित भी बना दिया जाता है। दोनों तरीके से प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं खुला रहता है और कहीं कहीं घुंडी जैसा भी बना देते हैं। बड़े ऊ की मात्रा लगाने के लिए का का रूप भी परिवर्तन हो गया इसमें बड़ू की मात्रा लगाते में, और मात्राएं तो लगती ही है। मतलब अभी तक जो अपन का रूप देख रहे थे शारदा में वो अलग चल रहा था, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा से इस तरीके का भी प्रयोग हुआ है, और जो पहले अपन ने का रूप लिखा था उसमें भी लगाई जाती है। बड़े ऊ की मात्रा भी ये 3 प्रकार से है। पहला रूप अपन ने देखा जिसमें काका रूप परिवर्तित करके लगाया ऊ की मात्रा बड़े ऊ की, और नीचे पुराना वाला जो काका रूप था वही उसी तरीके से लगाया, और तीसरे बार में वो त्रिभुजाकार घुंडी जो लगाते थे वो लगा। इस तरह से दीर्घ ऊ को भी 3 प्रकार से मात्राओं में लिखा जाता है। री की मात्रा हम देवनागरी में इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ शारदा में लगाएंगे। जो अपन ने दीर्घ ऊ में पहला प्रकार का क लिखा था उस तरह से क बनाया, और आगे वाले आधी लाइन में से जैसे वी की घुंडी जोड़ी जाती है वैसा उसमें लगा दिया, तो ये बन गया क्री। अगला है बड़ी री की मात्रा।
देवनागरी में इस तरह से द्वित्व कर देते हैं बड़ी री की मात्रा को। यहाँ पर भी जैसा ह्रस्व री लगाई थी उसी में एक और बार लगा दी तो वो दीर्घ री की मात्रा उसमें लग गई। एक ही मात्रा लगाने के लिए शारदा में लिखेंगे एक ही मात्रा शिरो रेखा के ऊपर एक छोटी डंडी खींच करके लगाई जाती है। आई की मात्रा में शिरो रेखा के ऊपर 2 डंडियां। शिरो रेखा से ऊपर वाली डंडी थोड़ी छोटी रहती है। शिरो रेखा पूरे व्यंजन पे आती है, लेकिन जो ऊपर मात्रा लगा रहे अपन आई की या ए की वो थोड़ी सी छोटी रहती है। ओ की मात्रा ये बनाया अपन ने ओ की मात्रा, क पे लगाया ओ की मात्रा तो ये बन गया को। अब लगानी है औ की मात्रा। ये है कौ। अनुस्वार लगाएंगे। तो जैसा देवनागरी में लगाते हैं उसी तरह का अनुस्वार यहाँ भी लगाया जाता है, यानी ऊपर बिंदी छोटी। विसर्ग लगाने के लिए 2 छोटी बिंदियां, वैसे ही यहाँ शारदा में भी आगे 2 बिंदियां लगा के विसर्ग लगा। इस तरह से हमने सबसे पहला व्यंजन जो है को, उसमें पूरी 12 स्वरों की मात्राओं को लगा करके देखा। इनके अतिरिक्त जितने भी स्वर हैं, कुछ कुछ स्वरों में थोड़ी सी भिन्नता, कुछ कुछ व्यंजनों में थोड़ी सी भिन्नता रहती है मात्रा लगाने में, क्योंकि जैसे यहाँ ये क जो है नीचे डंडी वाला है, खड़ी डंडी वाला, तो मात्राएं नीचे जुड़ जाती हैं, या ऊपर वाली मात्राएं तो सबकी एक जैसी लगेंगी। कि कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो नीचे से गोलाकार रूप में है, तो उनमें मात्रा लगाने का तरीके थोड़े अलग होते हैं, मतलब डंडे में अलग लगते हैं और गोलाकार में अलग। तो अपन कुछ कुछ व्यंजनों को देखेंगे। पूरे पूरे व्यंजनों को तो हम नहीं देख पाएंगे अपनी क्लास में, क्योंकि आज की कक्षा में हमें स्वर और व्यंजनों पर मात्राओं को लगाना ही सीखना है, और कल की कक्षा में हम संयुक्त व्यंजनों को बनाना सीखेंगे। लेकिन कुछ कुछ व्यंजन जो विशेष हैं उन व्यंजनों को हम देख लेते हैं। यानी कि प्रारंभिक के जो 10 व्यंजन है, कवर्ग और चवर्ग के 5-5 व्यंजनों को देखते हुए उनके आधार पर ही सारे व्यंजनों में हम मात्राओं का प्रयोग कर सकते हैं, और ये आप अभ्यास के रूप में बाद में कर सकते हैं। क के बाद आता है ख व्यंजन।
अब खा में भी ये सारी मात्राएँ लगा करके हम देखेंगे। सबसे पहले खा कैसा बनता है? ये खा है। हमने खा बनाया, अकेला ह्रस्व खा लिखा है तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन यदि दीर्घ मात्रा इसमें लगानी है, तो दीर्घ मात्रा में ये हो गया खा। खा यानी दीर्घ आ की मात्रा इसमें लगा दी है। इसी तरह से हम गा में लगाएं। ये है गा। अगला व्यंजन है घा। इसमें बड़े आ की मात्रा लगाएंगे। घा। अगला व्यंजन है जो पंचम अक्षर कहलाता है गा। हालांकि नागरी में भी इस शब्द से प्रारंभ होने वाले शब्द बहुत कम होते हैं इस अक्षर से। बीच में तो आ सकता है लेकिन संयुक्त के साथ में आता है। स्वतंत्र रूप में बहुत कम आता है, अर्थात स्वर इस पर बड़े आ की मात्रा मतलब बहुत कम कहीं देखने में मिलेगी आपको, बहुत रेयर केस में। फिर भी अपन लिपि सीख रहे हैं तो पूर्ण रूप से सारे अक्षरों को देख लें। इस तरह से हम ग बनाते थे, लेकिन इसमें इसी चीज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अकेला ह्रस्व ग जब लिखते हैं अपन तो छोटा सा बनाएंगे। मुझे दीर्घ बनाना है तो उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखा जाएगा, यानी वो बड़े आ की मात्रा उसमें लगी हुई है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया इसका प्रयोग बहुत कम होता है, मतलब ऐसे कोई शब्द ही नहीं है जिसमें बड़ा ये पंचम अक्षर बड़ी आ की मात्रा लगा करके लिखा जाए। इस प्रकार कवर्ग अपने पूर्ण हुए, कवर्ग के पांचों अक्षर। अब आगे लिखते हैं अपन चवर्ग। च। ये ह्रस्व चा है, इसमें मात्रा लगा देंगे अपन च। अगला व्यंजन छा। ये बना छा। अगला है जा। ये बना देते हैं हम जा। इसकी दोनों गुंडियां ये डार्क कर देंगे। इस जा में
थोड़ा-सा परिवर्तन करना है। हम ह्रस्व जा तो इस तरीके का बनाते थे, लेकिन इसकी ये लाइन हटा कर के इसी गुंडी को थोड़ा-सा बड़ा कर दिया जाता है, तो ये दीर्घ जा भी बन जाता है। यानी कि आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकता है, भ्रम हो सकता है कि जैसे अभी अपन ने जो पंचम अक्षर लिखा था कवर का, वो भी इसी तरीके से लिखा गया था और ये जा भी इसी तरीके से लिखा जा रहा है, तो ये भ्रम हो सकता है। तो शब्द विशेष को पढ़ कर के ही अपन पहचान पाएँगे कि वहाँ कवर का पंचम अक्षर है अथवा चवर का तृतीय अक्षर है। अगला है चौथा अक्षर झा। यहाँ जब ह्रस्व झा बनाया जाता है, तो उसमें ये दूसरा वाला जो ट्रायंगल बनाया है त्रिभुज, उसमें पूरा डार्क कर देते हैं। लेकिन जब दीर्घ आ की मात्रा लगेगी, तो उसको खाली रखेंगे, उसे डार्क नहीं करेंगे और नीचे वाला जो लगा हुआ है उसको तो भर देंगे, लेकिन जो मात्रा लगाई है, मात्रा समझने के लिए इसको थोड़ा-सा अलग बताया है। ह्रस्व में डार्क रहेगा और दीर्घ वाले में नहीं रहेगा। चवर का पंचम अक्षर, इससे भी अधिकांशतः कोई शब्द नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी अपन इसको बनाना सीख रहे हैं। ये बना इया, जिसमें दीर्घ आ की मात्रा लगाई। इस प्रकार हमने प्रारंभ के 2 वर्गों के 5-5 व्यंजनों में, यानी 10 व्यंजनों में हमने दीर्घ आ की मात्रा लगाना सीखी है। आगे के व्यंजनों में मात्रा लगाने का आप लोग अभ्यास कीजिएगा। जो कुछ भी नहीं समझ में आता है, नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारा एक ग्रुप है सुसिद्धांत पाठशाला करके, इस ग्रुप पर आपकी शंकाओं का भी समाधान किया जाएगा और जो लोग इस कक्षा में जुड़े हैं और उस ग्रुप में ऐड नहीं है, तो कृपया करके उस ग्रुप को आप जॉइन कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जय जगन लिख करके भेजेंगे, तो उससे मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगी और उस ग्रुप में शारदा लिपि से संबंधित जो भी आपके शंकाएँ होंगी, उनको जिज्ञासाओं को पूरा किया जाएगा। ये 3 दिन की कक्षा के बाद में भी आप कोई शंका करते हैं, तो उस पे भी आपको जवाब दिया जाएगा। अब हम ह्रस्व ई की मात्रा इन सभी व्यंजनों में लगाते हैं। ह्रस्व ई और दीर्घ ई ये दोनों देवनागरी के ही समान है, तो आप लोग लगा सकते हैं इज़िली। फिर भी कुछ अक्षरों को अपन देख लेते हैं, जैसे का में लगाना बता दिया था, खा में। ये खा लिखा और इससे ह्रस्व ई की मात्रा लगानी है इस तरीके से। ये दीर्घ ई की मात्रा। जनरली देवनागरी में हम लोग ऐसी, जैसे कोई अक्षर ऐसा लिखा है, तो हम लोग ऐसे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर शारदा लिपि में ये पूरी मोड़ के इस तरीके से लगाई है, जो हिंदी का एक बनाते हैं, उस तरीके से लगाएँ।
घ में लगाएंगे। इसके बाद जो पंचम अक्षर आता है उसका ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, इसलिए उसमें मात्राएं हम नहीं लगा रहे हैं, सीधे चा पर चलते हैं। ये ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों च व्यंजन पर लगा। अगला है छ। छ पर ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों लगा। अगला व्यंजन ज। ये डबल वार, एक खुन्नी तो जा में ऑलरेडी है ही, एक भरी हुई है, एक खाली है। अगला अक्षर है झा। ये हो गया झा। इसी प्रकार से पंचम अक्षर का ज्यादा प्रयोग नहीं होता, तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं और ह्रस्व उ की मात्रा देखते हैं। ह्रस्व उ और दीर्घ उ दोनों एक साथ देख लेंगे। इस तरीके से बनाना है और इसको भर देना है, मतलब ये जो डंडी है ये ऊपर वाली डंडी में ही लग जाए, लेकिन बनाना इस तरीके से है, तो ये बनेगा खू। और
बड़ा ऊ की मात्रा बनाने के लिए गा में लगाएँगे। ये छोटे ऊ की मात्रा में गा में नीचे त्रिभुजाकार आकृति बना के भर दिया है और बड़े ऊ की मात्रा में जैसे हम नागरी में देवनागरी लिपि में आधा रा लगाते हैं व्यंजनों के नीचे, उसी तरह से यहाँ पर को लगाया गया है। घा में देखते हैं ऊ की मात्रा। अगला च में देखते हैं। ये च में छोटी ऊ की मात्रा। ये बड़ी छा में ये छोटे ऊ की मात्रा। ये बड़े जा में झ व्यंजन में दोनों मात्राएं लगाएंगे।
इस तरह से ये चवर के चतुर्थ व्यंजन तक अपन ने ह्रस्व उ और दीर्घ उ की मात्राओं को लगाना सीखा। आगे अपन री की मात्रा, ह्रस्व री और दीर्घ री की मात्रा लगाना सीखें। अब आप व्यंजन पहचानना सीख गए होंगे। ये खा में अपन ने री की मात्रा लगाई, ह्रस्व री। ठीक है, ऊपर में देवनागरी के अक्षर नहीं लिख रही हूँ और सीधे शारदा लिपि के मात्रा लगा के लिख रही हूँ। ह्रस्व री है और दीर्घ री की बनाने के लिए यानी ख्री और ख्री, ये दोनों चीजें। ये गा में दोनों री की मात्रा लगा। ये घा में छोटी री की मात्रा और ये दीर्घ री की मात्रा। इसके पश्चात च, ये ह्रस्व री, ये दीर्घ री। छ में ह्रस्व री, दीर्घ री। ये जा में री लगाई है। ऊपर वाले ह्रस्व द्रि और नीचे वाले दीर्घ द्रि। ये झा में री लगाई हुई है। नीचे वाली बड़ी। इस प्रकार से ये चवर तक के व्यंजनों में अपन ने दोनों री की मात्राओं को लगाना सीखा। अब हम ए और ऐ की मात्रा लगाना सीखेंगे।
ये खे यानी खा पे एक ही मात्रा। नीचे वाला खई यानी खा पे एक की मात्रा। ये गे ये गई। ये घा में नीचे वाले दोनों व्यंजन घा में एक ही मात्रा और एक ही मात्रा लगाइए, घे और घई। च व्यंजन में एक ही मात्रा, छे और चई। और नीचे दोनों व्यंजन है, छ में एक ही मात्रा और एक ही मात्रा, तो छे और छई। ये जा में एक ही मात्रा, तो जे और जई। नीचे झा में ए और आई की मात्रा, झे और झई। इस प्रकार से ए आई तक की मात्राएं अपन ने जबर तक पूर्ण की। अब ओ की मात्रा, खा में लगानी है ओ की मात्रा। ये ओ यानी खो। ये दूसरा वाला जो लिखा है वो खाऊ यानी औ की मात्रा उसमें लगाई है ख व्यंजन में, तो खो और खाऊ। नीचे लिखे हैं गो और गऊ। ये घा में ओ और औ की मात्रा, तो घो और घऊ। ये चो और चौ। ये छो और छऊ।
ये जो और जऊ। झो, झऊ। यहाँ झऊ में एक चीज याद रखनी है, ये इसको बीच वाले इसको भरना नहीं है। डार्क नहीं करना है, अभी तक अपन सभी में डार्क कर रहे थे। यहाँ झऊ में याद रखना है, वो ट्रायंगल जैसा शेप जो बना है वो खाली छोड़ना है, उसको डार्क नहीं करना। इस तरह से ओ और रौ की मात्रा यहाँ पूर्ण हुई। अब अनुस्वार और विसर्ग, ये सभी व्यंजनों के ऊपर एक बिंदी लगाने पर अनुस्वार और आगे 2 बिंदी लगाने से विसर्ग बन जाते हैं। ये आप आसानी से बना पाएंगे। सरल है। एक व्यंजन खा का मैं बता देती हूँ, शेष आप बना के देखेंगे। जैसे ये खा लिखा, ऊपर अनुस्वार और इसी के आगे यदि लिखते हैं तो 2 बिंदी लगा करके विसर्ग, यानी खम और खा। इस तरह से हम सारे स्वरों की मात्राओं को सभी व्यंजनों पर लगा करके बना सकते हैं। पूरे 33 व्यंजनों पर इन 12 स्वरों की मात्रा लगा करके आप लिखेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी ये 12 खड़ी पूर्ण हो पाएगी। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए स्वर और व्यंजन के साथ-साथ में ये 12 खड़ी भी आना चाहिए। तो हम इस शारदा लिपि को सीख रहे हैं, जिसमें हमने शारदा लिपि में इन सभी स्वरों की मात्राओं को लगाना सीखा और साथ में अब आगे जितने स्वर बचे हैं शेष, जो अभी मैंने यहाँ अभ्यास नहीं करवाए हैं, वो आपको स्वयं करना होगा। उसमें जो भी कोई परेशानी आए तो आप कक्षा में मतलब ग्रुप में पूछ सकते हैं।